अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद जामी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हशमत जामी। पाकिस्तान और भारत के बीच जो तनाज़ा है, जो भारत ने शुरू किया है, उसका जवाब दिया है आज पाकिस्तान ने। जो आप प्रोग्राम की झलकियों में देख चुके हैं, कशीदगी पाई जाती है पाकिस्तान के खिलाफ आबी जाहरियत हो भारत की, या फिर दीगर मुआहदों की खिलाफ वर्जी के तहत यूनिलैटरल डिसीजंस लेना हो, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया, आगे कैसे बढ़ा जा सकता है और पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं, इस पर आज प्रोग्राम में तफसीली बात होगी। आज सियासतदानों से बात नहीं होगी, आज बात होगी उन लोगों से जो दिफा के उमूर को समझते हैं, उन लोगों को जो सिफारतकारी के बारीक राज समझते हैं। आज मेरे प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा, शरीक गुफ्तगू होंगे साबिक सफ़ीर यूरोप समेत अफ्रीका के कई ममालिक और मशरक़ वस्ता में सिफारतकारी के फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके जनाब ज़फ़र हिलाली साहब। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में अलबत्ता हम कुछ सियासतदानों की जानिब रुख करेंगे। आज सबसे पहले तो देखिए पाकिस्तान ने जवाब क्या दिया है मोदी सरकार। एक तो भारत के लिए पाकिस्तान की एयर स्पेस बंद की है, वाघा समेत तमाम बॉर्डर्स पर ट्रांजिट ट्रेड बंद की है, हर किस्म की तजारत बंद की है, सिखों के सिवा भारतीयों के वीज़े कैंसिल किए हैं, भारतीय ताशी नापसंदीदा करार और उन्हें मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है, बिल्कुल वही जो भारत ने किया। और शिमला मुआहदे समेत भारत के साथ तमाम मुआहदे मुअत्तल भी कर सकते हैं, ये भी पाकिस्तान ने जवाबी वार दिया है। और भारतीय सफारत खाने का स्टाफ 30 अफराद तक महदूद कर दिया 50 की निस्बत। अब इस सारी सूरत हाल में हम देखते हैं कि भारत पहलगाम के इस वाक़े को, जो 400 किलोमीटर पाकिस्तानी सरहद से दूर इलाका है, 6 लाख फौज की प्रेजेंस में, सवाल ये उठता है कि कैसे 400 किलोमीटर पाकिस्तानी शहरी मुबैना तौर पर वहाँ जा पहुँचे। उस इलाके में जो 22 रन की वादी है, जो मिनी स्विट्ज़रलैंड कहलाती है, जहाँ से अमरनाथ यात्रा भी करीब पड़ती है, वहाँ कैसे और क्यों कर 6-7 लाख अफराद की मौजूदगी में, अफवाज की मौजूदगी में ये लोग वहाँ पहुँच गए। ये उनका अपना इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर है, जिसको डंप करने के लिए पाकिस्तान की तरफ उंगलियां उठाई जा रही हैं और पाकिस्तान को आबी जारहियत का जवाब दिया जा रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी से तात्तुल का शिकार करने की धमकी दी जा रही है। अब इस सूरत हाल में हमारा जो आज सुनो न्यूज़ पे इस प्रोग्राम में एडिटोरियल नोट है, पहले मैं वो आपकी खदमत पेश कर दूं। होना ये चाहिए कि चूंकि हम एक बड़ी संगीन सूरत हाल का हमें सामना है, तो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जानी चाहिए। इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में तमाम मजहबी, तमाम सियासी जमातें बशमूल PTI, दीगर तमाम मजहबी और सियासी जमातों को यकजा किया जाए, कौमी, अस्करी और सियासी क़यादत उन्हें ऑन बोर्ड ले, ताकि इस मामले पर पूरे पाकिस्तान से एक आवाज़ आए। इंडिया के खिलाफ जब जंग की सूरत होगी, जब ऐसी नौबत आएगी, तो एक आवाज़ की हमें ज़रूरत है जो APC जैसा प्लेटफॉर्म मुहैया कर सकता है। और फिर दुनिया भर में मौजूद जितने भी पाकिस्तानी सिफारत खाने हैं, मुख्तलिफ दारुल-हुकूमतों में जो हमारी सिफारती मौजूदगियाँ हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, ताकि भारतीय मौक़िफ़ के जवाब में हम अपना केस भी उन ममालिक तक प्रेजेंट कर सकें कामयाबी के साथ। OIC एक प्लेटफॉर्म है, जैसा भी है, लेकिन उसकी जो अफादियत है उसको हमें इस वक्त हाईलाइट करना होगा। उसके ज़रिए तमाम ममालिक हैं उनके सामने अपना केस रखना होगा। फौरी तौर पर चीन की जानिब रुख करना है, ताकि चीन की हिमायत हासिल की जा सके, क्योंकि जो भारत यूनिलैटरल डिसीजन ले रहा है इंडस वाटर ट्रीटी के हंगाम, वो ब्रह्मपुत्र और चीन और भारत के बीच जो मामलात हैं, वो चीन के लिए एक मिसाल बन सकते हैं अगेंस्ट इंडिया। यही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में हमें चाहिए कि हम रैलियों का एहतमाम करें, सेमिनार्स का एहतमाम करें, ताकि इस सारी सूरत हाल से पब्लिक एट लार्ज भी आगाह हो सके। पानी रोकना किसी मुल्क के लिए, तारीख शाहिद है कि पानी पर जंगें होती हैं और पानी की बंदिश ही जंग का जवाब फराहम करती है। तो इस जंगी जो इक़दामात हैं जो भारत ले रहा है, उसका जवाब भी ऐसे इक़दामात से देना लाजिम होगा। मज़ीद रुख करते हैं हम अपने पैनलिस्ट की जानिब, जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। जनरल साहब खुश आमदीद। ज़फ़र हिलाली साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। जनरल साहब, इंडस वाटर ट्रीटी हो या शिमला मुआहिदा हो, इससे क्या मुराद ली जाए कि जो सीज़ फायर है LOC का वो ख़त्म हो गया? इससे क्या मुराद ली जाए कि क्या अब हम तकरीबन जंगी हालत में हैं? जी, जहाँ तक मेरा ख्याल है, ज़ाती ख्याल है मेरा, जंग तो भारत ने डिक्लेयर कर दी है और आज से नहीं, बहुत पहले से डिक्लेयर की हुई है और वो अनअनाउंस थी। पाकिस्तान में टेररिज्म को स्पॉन्सर करता रहा भारत, कर रहा है और करता रहेगा जब तक भारत को तकलीफ नहीं पहुंचती। इसलिए जंग तो एक हम पर मुसलत हो गई हुई है और जब ये पाकिस्तान के पानियों को रोकने की बात करते हैं, तो वो वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी है और ये एक ऐलान जंग है भारत की तरफ से। अब क्या पाकिस्तान इसका जवाब उनसे मिन्नत समाजे करके देगा? ऐसे तो इतनी बात नहीं चलती। कभी आपको कोई चीज भीख में पैसे नहीं दे सकता कोई भी। अमन और आपकी जो वफादात है, उनकी निगहदाश्त आपको खुद करनी पड़ती है और आपको भीख में कोई नहीं दे सकता।
जहां तक रहा शिमले माहदे का ताल्लुक, वो तो भारत ने पहले ही खत्म कर दिया है। वो हमारी अपनी कमजोरी है कि हमें भी इस बात को उजागर करने में नाकाम रहे हैं। जब उन्होंने आर्टिकल 370 रिवोट किया, ठीक, उसके बाद तो खत्म हो गया सारा कुछ। उससे पहले भी मैं समझता हूँ हमारी ये मुसलसल एक कमजोरी रही है पाकिस्तान की कि हमने उस माहदे को बिटवीन द लाइंस या ऑन द लाइंस भी नहीं पढ़ा उसका। उसमें लिखा हुआ है कि आपको ये कोई रोकता नहीं है, ये माहदा आपको, जो आपके कोई ऐसा केसेस हैं जहां इंटरनेशनल फोरम पे ले जाने से माहदा रोकता नहीं है ये। तो हमने खुद अपने आप को बांधे रखा, खुद उसके असीर बने रहे। तो अब तो पाकिस्तान के पास ना सिर्फ वाज़े सबूत भी है, मौका भी है, और दुनिया को भी ये बताने की जरूरत है कि पाकिस्तान को जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया सारी, पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है। पाकिस्तान अमन पसंद जरूर है। पाकिस्तान ने दुनिया में अमन के लिए अपना पाकिस्तान को दांव पे लगा दिया, चाहे वो अमेरिका का ये 9/11 का मसला हो, जो उससे पहले जब सोवियत अलगार हो यहाँ पे। तो पाकिस्तान आज भी दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार मुल्क है। तो क्या पाकिस्तान को इतना हक नहीं पहुंचता कि अपने जो मफादात हैं बहुत करीबी, उनका दिफा करे जिस तरह में मुमकिन हो सकता है। और नंबर 2, हम ये बात भूल जाते हैं कि 370 का जो रिवोकेशन है, उसकी रिएक्शन में जो कुछ भी हो रहा है वो पाकिस्तान का कसूर तो नहीं है। बिल्कुल ठीक। भारत ने, जिन लोगों ने ये किया है, 80 से 90 हजार लोगों को बाहर से ले जाकर वैली में आबाद कर दिया है, उनकी जमीनें बेची जा रही हैं, दूसरे लोगों को लाके वहां बिठाया जा रहा है। अब जो रिपोर्ट आप कह रहे थे ना कि गैर मुल्की लिखे गए हैं भारी इक्विपमेंट के साथ, मैं आपको बताता हूँ कौन लोग हैं वहां। इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि अमेरिका और इजराइल वहां पर मौजूद हैं। ये उनका इंटरेस्ट है जो भारत को बैक कर रहा है। ये वो चीज है जो ये आप बात कर रहे हैं जो आज ख्वाजा आसिफ और इसहाक डार साहब जो नाम लिए बगैर बात कर रहे थे, आप ये कह रहे हैं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में अमेरिका और इसराइल की प्रेजेंस है? जी बिल्कुल, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। और इसका मकसद क्या है और इससे हमें क्या खदशा है? मकसद क्या है आपका? पाकिस्तान को खदशा ये है, और होना चाहिए ये, कि उन्होंने कोई अनडिक्लेयर्ड नहीं चीज छोड़ी हुई भारत ने। उन्होंने कहा है, उन्होंने बाकायदा एक रेजोल्यूशन उनके असेंबली का, जिसपे उनके जो नॉर्दर्न कमांडर थे, नॉर्दर्न फोर्स कमांडर जो कश्मीर इलाके को कमांड करते हैं, उन्हें वाज़ेह कहा था कि रेजोल्यूशन मौजूद है, जब हम हुक्म मिलेगा हम गिलगित बल्तिस्तान समेत जो पाकिस्तान के साथ कश्मीर, आजाद कश्मीर है, इस पर कब्जा कर लेंगे। क्या ख्याल है? इसमें कोई ढकी छुपी बात है? इसमें कोई, मैं कोई ऐसी सीक्रेट बात तो कर नहीं साहब, मैं जफर साहब के पास भी जाना है, लेकिन इस मंसूबे का पाकिस्तान के पास क्या जवाब है? पाकिस्तान के पास बड़ा वाज़ेह जवाब है। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, लाइन ऑफ कंट्रोल के क्रॉस, और पाकिस्तान ने जो अपने हाथ बांध के रखे हुए हैं इस गेम में, जो भारत खेल रहा है, पाकिस्तान से ज्यादा माहिर और कोई मुल्क नहीं है। ये गेम पाकिस्तान को अपने हाथ खोलने पड़ेंगे, पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा होना पड़ेगा। और भारत की इस दहशतगर्दी का जवाब जो डायरेक्टली हो रही है उनके अपने शहरियों के खिलाफ, ठीक, मुसलमानों के खिलाफ, और खास तौर पे जो अफगानिस्तान इसके जरिए पाकिस्तान में हो रही है, पाकिस्तान को इसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना, हमने ईंट का जवाब एक बड़ी एक रॉक से देना पड़ेगा, तब भारत को बात। मेरे साथ हैं जफर हिलाली साहब। ये तो हो गया स्ट्रेटेजिक मामला, आप सिफारती मामलात को भी देखते हैं साथ साथ। ये जो आज पाकिस्तान का रिस्पॉन्स है, हाउ इज इट सर? क्या इससे बात बन जाएगी या इट्स नॉट इनफ और वी हैव टू टेक सम मोर मेजर्स टू काउंटर इंडियन नैरेटिव? देखिए, जो मैंने देखा है तो इट्स फर्स्ट क्लास जवाब। अच्छा, हमने तो कह दिया है कि अगर आप वेपनाइज करेंगे पानी को, पानी के मसले को अगर आप वेपनाइज करेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो हमने अब देख लिया है कि वो कर रहे हैं, ऑलरेडी उन्होंने आज कर लिया है। उन्होंने 2 जगह पाकिस्तान का पानी को डाइवर्ट किया है या कम किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जंग एक्चुअली हो गई है, शुरू हो गई है, जंग शुरू हो गई। वी हैव सेड कि अगर आप ये करेंगे, हाँ, हमने कहा था अगर आप ये करेंगे इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, उन्होंने किया, इट इज नाउ एन एक्ट ऑफ वॉर। अब आप मुझे बताएं कि ये जो जंग शुरू हो गई है ये कैसे लड़ेंगे? क्या आप हिंदुस्तान जो चाहता है उस तरीके से लड़ेंगे कि उनका जो फौज है हमारे से ज्यादा 4 गुना, उनका जो एयरफोर्स है हमारे से ज्यादा 6 गुना, उनका नेवी जो है 8 गुना, यू विल यूज
उनके साथ उन कन्वेंशनल वॉर करेंगे कि ऑल वेपन वॉर होगा ये, और खास तौर न्यूक्लियर वेपन्स जिसको आपने बनाया, जिसके लिए आपने घास खाया, जिसको आज तक अगर कुछ चीज आपको बचा रखा है दैट इज न्यूक्स, वो है न्यूक्लियर। तो आप अब न्यूक्लियर वेपन्स का टाइम गया है। आपने अनाउंस कर भी दिया था कि हम हर चीज से लड़ेंगे जो हमारे पास है। आपने मुल्क को कहा था कि घास खाओ, अगर तुम घास खाओगे तो ये वेपन भी हम हासिल कर लेंगे। हमने घास खाया, वेपन हासिल हो गई, तो अब ये वेपन्स हमें इस्तेमाल करने के लिए तैयार होना चाहिए। क्या इंडिया ये मानेगा? देखिए, एक ही तरीका है इंडिया को हराना। वो क्या तरीका है? बात कर रहे हैं आपने हलाली साहब बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया कि कन्वेंशनल जो वॉरफेयर है उसमें तो उनकी अददी बर्तरी है, उनके पास मैन पावर की बर्तरी है। तो आप कह रहे हैं कि नॉन कन्वेंशनल और जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज न्यूक्लियर टूल, आप कह रहे हैं वो बाकी रह गया है, उसके अलावा बाकी ऑप्शंस में हम शायद उनको बीट ना कर सकें, ये कह रहे हैं आप? यस, और कोई ऑप्शंस हमारा है ही नहीं, ओनली न्यूक्लियर ऑप्शन। और इसको हमारे लोगों को समझ जाना चाहिए। देखिए, ये ठीक बात है, हमारे डिप्लोमेट्स को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इमरजेंसी सेशन लेना चाहिए। हमारे जोरिस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से एडवाइजरी ओपिनियन लेना चाहिए कि कोई एक आदमी जो एक मुल्क जो ट्रीटी साइन करता है, क्या वो उठ के एक दिन कह सकता है बस ये काफी हो गया, हम इसको नहीं मानते? कर सकता है ऐसी चीज? ये सब वो कहते हैं पेरिफेरल मैटर्स हैं। एक्चुअल मैटर ये है कि हिंदुस्तान जो अपना वेट, अपना जो हमारे से 10 गुना ज्यादा बड़ा है, 4 गुना ज्यादा फौज, 6 गुना ज्यादा एयरफोर्स, 8 गुना ज्यादा नेवी, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर अभी उधर ला के खड़ा कर दिया है। क्या ये फोर्स को हम रेजिस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। करके दिखाया? कर सकते हैं। नहीं दिखाया। किधर दिखाया है? किधर दिखाया? अभी तो 100 बिलियन का इन्होंने अभी वेपन्स जो लिए हैं, ये किसके लिए लिए हैं? ये इंडिया ने ये हर जगह जाके जो तैयारी लगे, किस लिए भाई? ये तो पाकिस्तान के लिए लिया है। और हमारे पास जो भी है अच्छे लड़ेंगे, नो डाउट, बहादुरी से लड़ेंगे, नो डाउट, बट देन नंबर्स काउंट। और अब ये वक्त आ गया है टू काउंट। और हमारे पास 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। एक ही तरीका है हिंदुस्तान को जीतने से रोकना, एक ही तरीका। जैसे एक ही तरीका है यूक्रेन को, रूस को रोकने के लिए, मगर यूक्रेन ने अपना वेपन्स दे दिया है। इट हैज सरेंडर्ड इट्स न्यूक्लियर वेपन्स। And they are paying the price. एक ही है, न्यूक्लियर वेपन्स, and they are paying the price. ये सबको इन्होंने चिट्ठी दे दी थी। अमेरिका ने काजाकिस्तान को कहा, उज्बेकिस्तान को कहा, दे दो, हम गारंटी करते हैं तुम्हारे पास कोई आके लड़ेगा नहीं तुम्हारे खिलाफ। उन्होंने दे दिया। अब क्या हो गया? ठीक, आप समझते हैं अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते ये पुतिन आगे बढ़ता? मुश्किल हो तो जाता। देखिए, लेट्स बी वेरी क्लियर, ये एक ही, अब मेरे ख्याल में हम आ गए हैं, दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट। और हमें पता था, इसके लिए हमने तैयारी किया है। तो आप बिस्मिल्लाह करके, अगर जरूरत पड़े, हम नहीं चाहते जरूरत, मगर अगर पड़े आगे बढ़े। बिल्कुल ठीक। जनरल साहब वो तो कह रहे हैं जफर साहब के बिस्मिल्लाह करें, ये किस लिए रखा हुआ है ये हथियार। लेकिन इस दौर में जब सुपर पावर्स हैं और ये पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, ये आलमी ताकतों को, भारत को, लेकिन ये हमारा बहुत बड़ा दिफाई हरबा भी है, दिफाई हमारे पास एक सलाहियत है जिसकी वजह से शायद, बल्कि यकीनन हम आज तक इंडिया को काउंटर भी कर रहे हैं। बट इस एज में सुपर पावर्स के होते हुए, इंटरनेशनल प्रेशर के होते हुए, आई डोंट थिंक सो कि ये कोई फिजिबल ऑप्शन होगी, या इसके इम्कानात हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते इम्कानात? मुझे बताइए ना, क्यों नहीं हो सकते इम्कानात? क्या अमेरिका भारत को रोक देगा? क्या रूस भारत को रोक देगा? क्या चीन पाकिस्तान की मदद को आएगा, पानी पाकिस्तान के लोगों को देगा? हमारे किसानों को तबाह होने से कौन रोकेगा इसको? किसी ने नहीं आना। हमारे लोगों ने फिर
जब आपने अपने पांव पे खड़े होके अपने ही लड़ाई आपने खुद लड़नी है, ये हमें पहले से वाज़ह होना चाहिए था और है अभी कभी भी। इसीलिए हम इस ऑप्शन पे गए थे, इसीलिए हमने इतनी तैयारी की है। तो ये तो ऑप्शन मौजूद है यहाँ पर। और जब आज की जो एनएससी मीटिंग के बाद बिटवीन द लाइंस देखे तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि हम कहां तक जा सकते हैं। मुझे वो जनरल ज़िया-उल हक का जो फिक्र उन्होंने राजीव के कान में कहा था जब ये मैच देखने जब गए थे, उन्होंने ये जब वो मैच देखने गए थे, जी मैच, हाँ जी मैच देखने गए थे। उन्होंने कहा था कि देखो बहुत पाकिस्तान दुनिया में 57-58 इस्लामी मुल्क हैं, भारत सिर्फ एक हिंदू मुल्क है। बिल्कुल ठीक। और जब मैं वापस जाऊंगा तो फिर मैं ये नहीं सोचूंगा पाकिस्तान के साथ क्या होगा। वी डोंट विथड्रॉ, आई विल डू दैट। और उसके बाद जिन लोगों ने वो कन्वर्सेशन देखी है उन्होंने कहा जो ज़िया-उल हक के चेहरे पे एक्सप्रेशन थे, इवन राजीव गांधी जैसे लीडर भी काम किया था उससे। तो हमें क्या हो गया, हम क्यों घबराए हुए हैं? डरा हुआ तो भारत है, सब कुछ तो भारत कर रहा है, सर खौफजदा तो वो है इससे, हमें किस बात का डर है? नंबर एक। नंबर टू, इस लेवल पर जाने से पहले पाकिस्तान के पास और ऑप्शन भी हैं। फॉर इंस्टेंस, नंबर एक, जैसे मैंने पहले कहा, पाकिस्तान अपने हाथ खोल दे। ये जो भारत अपने मुल्क में टेररिज्म कर रहा है, क्या पाकिस्तान ये काबिल करने काबिल नहीं है इस चीज का? क्या पाकिस्तान में जो साउथ ब्लॉक में जो बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ मनसूबाबंदी कर रहे हैं, क्या हम उनको टारगेट नहीं कर सकते उसको? नंबर एक। मैं इसलिए एक बात कह रहा हूं कि मैं खुद भी उतना ही दुखी हूं जितने बाकी भी हिलारी साहब दुखी। नंबर टू, ये जो उनके स्ट्रक्चर जिन्होंने पाकिस्तान का पानी ब्लॉक किया है, अगर ये लाइन ऑफ कंट्रोल के क्रॉस पड़ते हैं तो पाकिस्तान को फायरिंग करके उसको तबाह करने से कौन रोक सकता है? और उसके लिए आपको न्यूक्लियर ऑप्शन की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के पास और ऐसे हथियार है, न्यूक्लियर के बगैर भी उस स्ट्रक्चर को तबाह किया जा सकता है। और दुनिया फिर क्यों पाकिस्तान को टारगेट करेगी इस बात पे? हम इस बात से क्यों घबराए हुए हैं कि सुपर पावर्स हैं? सुपर पावर्स अगर रोक रही है पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान के पीछे पड़ी हुई है, तो अपने इंटरेस्ट के लिए पड़ी। पाकिस्तान का मफाद किसी और ने नहीं देखना, पाकिस्तान ने देखना, पाकिस्तान ने देखना है। उसके लिए आखिरी हद तक जाना पड़े, उससे पार जाना पड़े, पाकिस्तान से तैयार रहना चाहिए। इज्जत से जीना है तो फिर आपको हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा और हर उस ऑप्शन पे गौर करना पड़ेगा जो पाकिस्तान को इज्जत से जीने का हक देगी इससे। बिल्कुल ठीक। आपका जो तीसरा नुकता है बड़ा अहम है, स्ट्रेटेजिक नोयत का है। छोटी सी एक मैं ब्रेक ले रहा हूँ, बढ़िया नाज़रीन मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आप बात सुन रहे थे जनरल साहब की, जिन्होंने 3 ऑप्शंस दिए हैं। उन पे मैं पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बात करूंगा, लेकिन जफर हिलाली साहब की टर्न है। जफर साहब, आज बिहार में नरेंद्र मोदी बोले हैं कि जिन्होंने ये हमला किया है, ये आतंक किया है, उनको सपोर्ट करने वालों को मैं कल्पना कर रहा हूं कि उनको इससे बड़ी सजा मिलेगी, बची खुची जमीन को हम मिट्टी में मिला देंगे। वो तो बिहार में हूं या जहां भी हूं, जाके पाकिस्तान का नाम लेकर भी और लिए बगैर भी कुछ और ही कॉन्सिक्वेंसेस हमें दिखा रहे हैं। देखिए, ये मोदी जो है जैसे आपको पता है, इसको अमेरिका ने रोक दिया था वीजा हासिल करने से। गोचर ऑफ गुजरात, इसलिए कि जब ये चीफ मिनिस्टर था ऑफ गुजरात, एग्जैक्टली 2000 मुसलमानों को इन्होंने हुक्म किया था, वो एसपी जो था, और एसपी जो था वो जाफरी उस वक्त का नेशनल, उनका प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर था, उसकी वाइफ थी, और उसकी वाइफ के सामने उसको काटा, उसका हाथ और पैर काटे। तो वो वाइफ देख रही है एसपी को और कह रही है, ये क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो? कहता है, सॉरी, हमारे ऑर्डर्स हैं कि इंटरवीन ना करें। मोदी ये एक जेनोसाइडल मेनियक है, ये नेतन्याहू से कम नहीं है। क्यों अमेरिका ने इसे बंद किया था फ्रॉम विजिटिंग द यूनाइटेड स्टेट्स? इसीलिए किया था ना कि द मैन इज गिल्टी। आप इससे एक्सपेक्ट करते हैं ह्यूमैनिटी? इससे आप कोई चीज एक्सपेक्ट करते हैं? मैं कहता हूं कि अगर इस दफे भी किसी तरीके से बाय सम मिरेकल आप बच जाएं जंग से, आप समझते हैं कि मोदी के इसके रहने में और फिर ऐसे मौके नहीं आएंगे? हाउ मेनी टाइम्स विल यू जस्ट बेयरली एस्केप वॉर? तो यू हैव टू बी रेडी। आप अपने लोगों को समझाएं, गेट देम रेडी, गेट देम आई मीन डिप्लॉयड। तो मैं ये इसलिए कहता हूं, देखिए, हम लोग फॉरेन सर्विस में, मैं 40 साल गुजारा हूं फॉरेन सर्विस में। हमारा काम ये होता है कि जो आप लोगों को स्टडी करें, उनके बारे में पढ़ें। दिस मैन इज जेनोसाइडल एज फार एज मुसलमान आर कंसर्न। बिल्कुल। ये तो कहता है सवाब है, जितने मारो उतना सवाब है। तो प्लीज इससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं?
इसको आप कभी अपने पोतों के खाने पे, शादी पे इसको दावत देते हैं? ये आदमी जो जेनोसाइडल मेनियाक है, आई एम एब्सोल्युटली एस्टोनिश्ड। आपको पता ही नहीं है व्हाट काइंड ऑफ लीडर्स यू आर डीलिंग विद। ठीक, जनरल साहब, हिलाली साहब कह रहे हैं कि जी अब आपको आवाम को समझाना होगा, गेट योर मैन डिप्लॉय। कहाँ डिप्लॉय करें? और पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर कैपेसिटी उसके ऊपर तो आप तबसरा कर चुके हैं, हौसला दे चुके हैं आप आवाम को, लेकिन हमारे जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, जो मिसाइल एसेट्स हैं, उनकी रेंज कहाँ तक है और भारत को हम उससे कैसे काउंटर कर सकते हैं? देखिए, अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान को ताकत बदीत की है ना, उसकी रीच वहां तक है जहां तक मैं और आप शायद इस वक्त सोच नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते। अगर आपको याद हो, पिछले दिनों अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाई हैं। पाकिस्तान की चंद जो कंपनीज है जिसके बारे में शुबा था कि वो जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसका एडवांस करने की दे रही है, वो क्यों कार्ड लगाई थी, मैं बात यहाँ तक छोड़ना चाहता हूँ। जहां तक डिक्लेयर्ड कैपेबिलिटी है, मैं ये नहीं बता रहा कि अभी पाकिस्तान हमला कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, लेकिन जो डिक्लेयर्ड कैपेबिलिटी आपकी मिसाइल रेंज की, वो जो भारत का जो स्ट्रेटेजिक कमांड सेंटर है अंडमान में, और उसे लेकर अब दायरा लगाए ना पाकिस्तान को रख के, पाकिस्तान का जो डिक्लेयर्ड रेंज है मिसाइल्स का, तो उसमें कौन कौन से मुल्क आते हैं? वो तो तलवीब तक भी जाता है, उसमें इधर से अंडमान तक जाता है। तो पाकिस्तान, अगर ये खुदा न खास्ते जरूरत पड़ती है, तो पाकिस्तान तो एक छोटा सा मुल्क है ना, हम तो तबाह हो ही जाएंगे खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात आती है। उसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे कोई हिचकाने की जरूरत पड़ेगी। जब देखिए, मैंने पहले ही कहा था, इज्जत से जीना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए आपको बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। तो भारत का कोई शहर ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान के निशाने पर ना हो, जिसको पाकिस्तान निशाना ना बना सके। मैं ये बात यहां तक छोड़ने के बाद मैं आपसे और बात करना चाहता हूँ। जी जी, मामला इससे बहुत बड़ा है। वो कैसे? मोदी साहब, बिल्कुल हिलाली साहब ने बिल्कुल सही कहा, मोदी साहब को लिजिटिमेट बनाने में हमारा भी कुछ किरदार है, हमें उसको एक नंबर एक समझना की जरूरत है। उनको अपने जब पाकिस्तान बुला लिया हमने बगैर किसी सोच समझे, उनको वीजा मिल गया उसका। अब जो अमेरिका मोदी साहब की बैक कर रहा है, वो क्यों कर रहा है इस खत्ते में? वाह, देखिए, जब इंडियंस डिक्लेयर कर रहे हैं कि आज हमें, उन्हें बाकायदा उन्होंने उनकी असेंबली में करारदाद पास हुई है कि जो गिलगित बल्तिस्तान और जो पाकिस्तान में जो हमारा आज़ाद कश्मीर ये उनका हिस्सा है, वो उन्हें लेना है उन्होंने। उनके जब लेफ्टिनेंट जनरल, एक कोर कमांडर जो है उसका, नदन कमांड कमांडर जो बात करता है कि हम तो पूरी तरह तैयार हैं, करारदाद मौजूद है, मैं आज हुक्म मिले तो हम कब्जा कर लेंगे इसके ऊपर। हम क्यों नहीं ऐसी करारदाद पेश करते सर? बात देखिए, हमारा ये, मैं रो रहा हूँ ना आपके सामने कि जब ये डिक्लेयर करारदाद मौजूद है, और ये कैसे कर सकते हैं वो कि भारत अपने आप से खुद अपने पांव पे ये बात कर सके। भारत को सपोर्ट करने के लिए जिसने मगरबी दुनिया ने जिसने भारत को सपोर्ट करके खड़ा किया हुआ है, उसमें वो पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ है। इसमें चाइना इस बात को समझता है, चाइना सब कुछ कर रहा है, इसके लिए तैयार है, उसके लिए बैठा हुआ है। हमारी अपनी कमजोरी है, हम खुद बढ़कर हम एक बात करके हम रुक जाते हैं वहां पर। कुछ हिचकिचाहट है, कोई खौफ है जो हमारे ऊपर तारी है। हम अपने बदकिस्मती ये है कि हमने बहुत एक छोटे छोटे दायरे में, अपने खौफ के दायरे में हम फंस के बैठ के हुए हैं। ठीक, इससे बाहर निकलना पड़ेगा आपको। बिल्कुल ठीक। आपको कोई अमन भीख में नहीं देगा, कोई आपकी इज्जत अमन कोई भीख में नहीं देगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया जनरल टायर गुलाम मुस्तफा साहब, आपने अपना तजिया पेश किया सूरत हाल में। लेकिन जो पाकिस्तान एयर स्पेस बंद की है भारत की, जब उससे पहले 2019 में बालाकोट के बाद पाकिस्तान एयर स्पेस बंद की थी, तो मैं आपको बता दूं 400 से 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था हर महीने इंडियन एयरलाइंस को, जो इंडिया की नेशनल फ्लैग बेरर हैं और दीगर इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइंस हैं। क्योंकि रास्ते बदल जाते हैं, रूट्स बदल जाते हैं, फासला बढ़ जाता है। जो फ़्लाइट्स आती हैं दिल्ली से और मुंबई से यूरोप के लिए, वो ये रास्ता यूज़ करती थी, उनका रास्ता बढ़ जाएगा, फासला बढ़ जाएगा। जो फ़्लाइट सेंट्रल एशिया, रशिया और नॉर्थ अमेरिका में जाती थी, वो भी ये रूट लेती थी पाकिस्तान का, उनका रास्ता भी बढ़ जाता है। इसी तरह से जो एयरलाइंस हैं, एयर इंडिया या विस्तारा और दीगर, ये इंडियन ऑपरेटेड हैं, इनके लिए अब ये इम्तिहान होगा और इनको बहुत नुकसान होगा। फ़्लाइट लंबी होगी, फासला बढ़ेगा, कीमत ज़्यादा चुकानी पड़ेगी। एक छोटी सी ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हम जाएंगे अली मोहम्मद खान साहब जाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ मोदी सरकार ने जो फैसले किए, उसके बाद वो मुख्तलिफ दारुल हुकूमत में मुख्तलिफ अहम सदूर और वज़ीर आज़म से रब्ते कर रहे हैं और पाकिस्तान ने भी उनको जवाब दिया है। सूरत हाल जो भारतीय तजिया निगार उठा रहे हैं उसके मुताबिक तो बहुत बड़ा एक्शन होने जा रहा है, बहुत बड़ी जंग की तैयारी भारत कर रहा है। सूरत हाल में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, क्या जवाब है? अली मोहम्मद खान साहब सीनियर सियासतदान है, पाकिस्तान से कूट कूट कर मोहब्बत करते हैं, उनको हमने ज़हमत दी है। अली मोहम्मद खान साहब, नाजुक हालात हैं,
एक इम्तिहान है इस पूरे खत्ते का और पूरी दुनिया का। भारत जंग की ख्वाहिश लिए फिर रहा है, जंग हुई तो फिर क्या हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हम, आप और मैं, हम 25 करोड़ फातिह खैबर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु शेर खुदा के वारिस हैं। उनके हाथ में ज़ुल्फ़िकार थी, हम उसी ज़ुल्फ़िकार के अमीन हैं। आपस में जितने भी सियासी इख्तिलाफ हो, ये इस कौम की शान है। जब सब्ज़ हिलाली परचम पे हर्फ आया, सवाल उठा, तो फिर गुलामान रसूल ने खड़े होकर एक ही आवाज लगाई, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारा नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों को पैगाम यही है, हम अमन चाहते हैं, क्योंकि हमारा मजहब इस्लाम है और इस्लाम का मजहब, उसका मतलब है अमन, मोहब्बत, पीस, पीस विद इन, पीस बियॉन्ड। लेकिन ये हमारी कमजोरी नहीं है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अमन मांगा, लेकिन जब जंग उन पे थोपी गई तो फिर दुनिया ने देखा, दुनिया ने फिर ग़ज़वे बदर भी देखा और फातह खैबर को भी देखा और फतेह मक्का भी देखा। मैं ये कहूंगा हिंदुस्तानियों को, मोदी साहब को भी, एहतराम लाजिम है, से गुफ्तार अखलाक के दायरे के अंदर रह के करेंगे। जंग जी जब आई तो जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जंग अवॉइड कीजिए। मोदी साहब, आप और हम न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, हम 25 करोड़ हैं, आप 1 अरब से ज्यादा हैं मेरे ख्याल में। यहां जंग का मतलब है दुनिया को तीसरी आलमी जंग में धकेलना, वो ना कीजिए। लेकिन एक बात याद रखिए मोदी साहब, आप और आपकी जर्नैलों को कहना चाहता हूं और आपकी कौम को भी, कि हम वो कौम है कि जब हम मैदान जंग में उतरते हैं तो हम शहादत की तमन्ना लेके उतरते हैं। हमारा सिपाही जब पाकिस्तान के दिफा के लिए उतरता है मैदान जंग में, वो शहादत की तमन्ना लेके उतरता है। और आपका जब सिपाही उतरता है, वो अपनी जान बचाने के लिए उतरता है। बिल्कुल ठीक। मुकाबला तो हो ही नहीं सकता ना। शहादत है मतलूब, मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। तो हमारी बहादुरी को, हमारी गैरत को ना ललकारिए, कीमत फिर आपको चुकानी पड़ेगी। मैं जामी साहब, अगर आपकी इजाजत हो, सिर्फ 2 मिनट मुझे दीजिए प्लीज। बात लंबी होगी लेकिन ये जरूरी है। मेरी बात, इमरान खान साहब की बात, शहबाज शरीफ साहब की बात, आर्मी चीफ हाफिज मुनीर साहब की बात, या आपकी या किसी की भी बात अहम नहीं है। इस वक्त सबसे अहम बात है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। 30 अक्टूबर 1947 को बाबाए कौम ने लाहौर यूनिवर्सिटी स्टेडियम में 1947 को पाकिस्तान बनने के बाद एक तारीखी खिताब किया। उसके अल्फाज मेरे तो सीने पर कंधा हैं। मैं कहता हूं सोने से लिख के ना, सोने से लिख के हर यूनिवर्सिटी में लगा दीजिए, हर पार्लियामेंट में, हर दफ्तर में। और वो क्या है, 2 मिनट लूंगा। वो कहते हैं, बाबाए कौम अपनी कौम को कह रहे हैं 1947 30 अक्टूबर लाहौर यूनिवर्सिटी स्टेडियम में, डू नॉट फॉर अ मोमेंट इमेजिन दैट योर एनिमीज कैन एवर सक्सीड इन देयर डिजाइन्स। एग्जैक्टली। But at the same time, do not make light of the situation facing you. Search your hearts and whether you have done your part in the construction of this new and mighty nation state. आगे कहते हैं, बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं, वो कहते हैं, why should you also not succeed like many others, like your own forefathers? फिर कहते हैं, you have only to develop the spirit of the mujahids. You are a nation whose history is replete with people of wonderful, great character and heroism. Live up to your traditions Spirit and of add to it another chapter of glory. और आखिरी पैरा में क्या कहते हैं, ये उससे भी खूबसूरत अल्फाज हैं। वो कहते हैं, हमें कहते हैं, अपने बच्चों को कह रहे हैं, बाबाए कौम कह रहे हैं, हाफिज मुनीर को कह रहे हैं, इमरान खान को कह रहे हैं, शहबाज शरीफ को कह रहे हैं, जामी साहब आपको कह रहे हैं, अली मुझे कह रहे हैं, कि all I require of you now is that every one of us to whom this message reaches must vow to himself and be prepared to sacrifice his all, if necessary, in building up Pakistan as a bulwark of Islam and as one of the greatest nations whose ideal is peace within and peace beyond. लेकिन आगे क्या कहते हैं, आखिरी 3 लाइन्स, along with this, keep up your morale. Do not be afraid of death. Our religion teaches us to be always prepared for death. We should face it bravely, to face the honor of Pakistan and Islam.
There is no better salvation for a Muslim than the death of a martyr for a righteous cause. और वो मशहूर लाइन आखिर में कि do your duty and have faith in God. There is no power on earth which can undo Pakistan. Long live Pakistan. Pakistan जिंदाबाद। क्या बात है, मेरा ख्याल आपने चंद मिनटों के अंदर वो बात बयान कर दी जो शायद हम कई घंटों में बयान ना कर सकें। वो मफहूम समझा दिया अपनी इस कौम को, इस कौम की सियासी अस्करी क़यादत को कि ये हमारे बाबा कौम का पैगाम था, ये था उनका मैसेज और ये थी उनकी रूह, एसेंस इस मैसेज के अंदर छुपा हुआ। लेकिन ऑब्वियसली सर, अब हम जिस दोराहे पे खड़े हैं और जिन चैलेंजेस का हमें सामना है, तो अली मोहम्मद खान साहब इसमें तो होना ये चाहिए। हमने एडिटोरियल नोट भी आज अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया। ज़ाहिर बात है, बीइंग ए जर्नलिस्ट मेरा भी ये किरदार है कि हम एडिटोरियली कुछ चीज़ें आवाम के सामने रखें, सियासतदानों के सामने रखें। सो मैंने तो बड़ा हम्बली अर्ज़ किया आज के APC एक बुलाई जाए। APC में तमाम मजहबी सियासी जमातें, उनके कायदीन, उनको बुलाया जाए ताकि जो APC के नतीजे में जो एलामिया है वो पूरी कौम का एलामिया हो। इंडिया के लिए बहुत बड़ा मैसेज होगा कि ये तो इकट्ठे हो गए हैं सब सियासी मजहबी जमातें। और सिलसिले में अगर खान साहब को भी ये अडयाला से निकाल के उसे APC में बैठाना पड़ता है तो बैठाया जाए, क्योंकि उनके बगैर, ये PTI के बगैर APC का एलामिया अपनी जगह अधूरा रहेगा। आप इस पर क्या राय रखते हैं? मैंने अभी रहमान अजहर के प्रोग्राम में एक्सप्रेस न्यूज पे बात सुनो न्यूज पे भी ये बात रिपीट कर रहा हूं। जितनी जल्दी मौजूदा हुकूमत ने एक फ्रेम में, एक पिक्चर में शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, इमरान खान, अगर जरूरत हो तो हाफिज मुनीर, जाहिर है, लेकिन उस तरह की उसमें वो नहीं होते, लेकिन अगर एक फ्रेम में जमात इस्लामी के अमीर और कुछ और लीडरशिप ANP वगैरह के, एमल वली साहब और सारे, हाफिज नईम साहब, अगर एक पिक्चर में ये 4-5 लोग नजर आ गए, जिस दिन हिंदुस्तान ने शहबाज शरीफ, इमरान खान और हाफिज मुनीर को एक फ्रेम में देख लिया कि भाई आपस में इख्तिलाफ है, लेकिन जब बात इस सब्ज लाली परचम की आई, फिर सारों का एक ही जवाब है कि हम पाकिस्तानी हैं। मैं समझता हूं वो जुर्रत भी नहीं करेंगे इमरान खान को हुकूमत के साथ पाकिस्तान के दिफा में एक कुर्सी पे बैठ के या एक फ्रेम पे बैठ के, वो जुर्रत भी नहीं। उसकी वजह यह है कि उनको ये पता है कि ये आदमी आज से 4-5 साल पहले हिंदुस्तान को नाको चन्नो चबवा जी, बालाकोट साहब ने ये कहा था, जब खान साहब ने ये कहा था बतौर वजीर आजम, he did not miss his word, he was very clear headed, और वो है भी ऐसा आदमी। उन्होंने कहा कि हम जवाब देने का सोचेंगे नहीं, जवाब देंगे। और फिर दुनिया ने देखा कि जवाब भी दिया, और फिर अभिनंदन को हमने चाय पिलाई। मेरे ख्याल में मोदी साहब को फिर चाय का शौक चढ़ा है। बिल्कुल ठीक, इनको चाय आ जाए। ये बड़ा अच्छा आपने बात की। नहीं, चाय पिलाने की तैयारी हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे भरपूर तरीके से। आपकी चाय पहले से कहीं ज्यादा महंगी पड़ेगी भारतीय सरकार को, नरेंद्र मोदी को। ये जो आपने, हाँ बिल्कुल, ये जो आपने पॉलिटिकल बात की ना, आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस सूरत हाल में अगर वो तस्वीर एक ऐसी है जिसमें अस्करी क़यादत है, वज़ीर आज़म है, इमरान खान साहब हैं, जरदारी साहब हैं, फजल रहमान साहब हैं, अमल वली हैं, या जमात इस्लामी माजी में जामी साहब ऐसे हुआ है 2014 में जब हमारे बच्चों को शहीद किया गया। देखिए हमें एडमिट करना पड़ेगा, लेट्स बी ऑनेस्ट। देखें एक बात क्लियर है, हिंदुस्तान के खिलाफ हम एक हैं, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन आपस में तो बात कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ, हमारे बच्चों के सर मतलब तन से जुदा हुए, और उसके बाद क्या क्या नहीं हुआ। अभी जो जाफर एक्सप्रेस हुआ है, जो बनू कैंट पे हमला हुआ है, जो हमारे मौलाना साहब हामिद उल हक साहब शहीद हुए हैं, मुफ्ती शाकिर साहब शहीद हुए हैं, पता नहीं क्या क्या हुआ है। देखिए हिंदुस्तान में एक वाकया हुआ, हमारा उसमें कोई हाथ नहीं, दुनिया में हमें बदनाम कर रहे हैं, उन्होंने स्टेप्स ले लिए हैं। हमने जो आज किया है, हुकूमत ने स्टेप्स लिए, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि हमें खुद इनिशिएट चीजें करनी चाहिए। क्या अमरमानी था कि 2014 से हम पे ये हमले हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, हमने आज तक दुनिया को एंगेज नहीं किया। ये काम हम ये बात ठीक है। मैं प्रोग्राम के पिछले हिस्से में इस पे बड़ी तफसील से बात कर चुका हूं, जफर हिलाली साहब मौजूद थे, लेकिन यकीन जानिए अली मोहम्मद खान साहब, आपसे हम एक अरसे से जी बात पूरी कीजिए। एक आखिरी बात, खान साहब ने मुझे काबुल भेजा था जब हमारी हुकूमत थी, वो अस्पताल मोहम्मद अली जिन्ना अस्पताल का इफ्तिताह करने मुझे एजाज हासिल है काबुल की सरजमीन पे। वहां वापस आते हुए वहां के वाइस प्रेसिडेंट सरवर दानिश ने मुझे कहा, ये वो वक्त था जब हम एयर स्पेस बंद कर चुके थे हिंदुस्तान। जी दानिश साहब ने मुझे कहा कि आप एयर स्पेस खोलिए ताकि हमारा कारोबारी ताल्लुक बहाल हो हिंदुस्तान से। मैंने कहा दानिश साहब हम मुसलमान हैं, एयर स्पेस की बात छोड़िए, बतौर मुसलमान जहां कश्मीर की बात हो आप पाकिस्तान का साथ दीजिए। बिल्कुल ठीक। अली मोहम्मद खान साहब, आपसे कई सालों में हम सियासी प्रोग्राम करते रहे हैं,
सियासी तनकीद, सियासी सवाल आपकी खबरें उठाते हैं, लेकिन यकीन जाने बीइंग अ पाकिस्तानी आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। यही जज्बा पूरी कौम को चाहिए, तमाम सियासतदानों को चाहिए, इंडिया का अगर जवाब दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।